हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग कोई नारा लगाने नहीं आए दोस्तों। आज हम एक साधारण लेकिन खतरनाक सवाल पूछने आ रहे हैं कि क्यों मनुवादी लोग यूजीसी 2026 का कानून का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। ये गंभीर विषय है दोस्तों, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके हिसाब से जो विश्वविद्यालय में अभी 118% के उतनी तेजी से वो डिस्क्रिमिनेशन एट्रोसिटीज का जो घटना आगे सामने आ रहा है दोस्तों, ये बहुत चिंताजनक जो विषय है। इसी के मुताबिक जो नरेंद्र मोदी की सरकार अभी यूजीसी कानून 2026 ला रहा है दोस्तों। इसी से क्या हुआ, इस कानून का की वजह से वो जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग डिस्क्रिमिनेशन अब करने नहीं मिलेंगे। इस हिसाब से वो लोग थोड़ा घबरा रहे दोस्तों। इसीलिए जो घबराहट इन लोगों के पास है, ये घबराहट होने से क्या है कि दोस्तों, अभी थोड़ा जंग छिड़ गया है और ये लोग अभी हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं दोस्तों। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट वहां गया है। इसी की वजह से क्या है कि ये इन लोगों का अभी जो नौटंकी चल रहा है, ये खतरनाक मोड में इन लोगों का आगे सामने आ रहा है दोस्तों। इसीलिए हम्म, हाँ, इसीलिए दोस्तों अभी क्या जो घटना चल रहा है, इसकी वजह से सब लोग अभी सहमे गए हैं और उसके हिसाब से लोग अभी ये कानून का तेजी से विरोध कर रहे हैं दोस्तों। इसका पीछे का कारण क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। अगर ये कानून ऐसा ही आगे बढ़ा और इन लोग का मनोमानी चला, तो अगर प्रेशर नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करने का चांस ज़्यादा है। इसलिए यूजीसी कानून कोई धर्म विरोधी कानून बिल्कुल नहीं है और कोई जाति विरोधी कानून भी नहीं है। ये तो क्या है, जो संविधान का आर्टिकल जो 15 है, संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, इंडियन संविधान का जो राइट टू इक्वलिटी का जो बात करता है, उसी के मुताबिक आर्टिकल 15 को उसी को रेफरेंस लेके ये कानून बन रहा है दोस्तों। विश्वविद्यालय का जो अभी का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सुसाइडल रेट विश्वविद्यालय में बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए उन लोगों ने ये कानून जबरदस्त तरीके से अभी ये आया है। ये आप लोग इसीलिए वो लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर ये होगा तो जो द्रोणाचार्य के स्टाइल से उन लोग का वोटिंग जो नंबर काटते थे, वो भी काटने का नहीं मिलेगा और उन लोगों का मजाक बनाते थे उनके कास्ट प्राइड की वजह से, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग थोड़ा सहमे हुए हैं। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को आज बात करना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। और हम इसके बारे में आज खुल के बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। फर्स्ट में मैं आपको थोड़ा ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो सवर्ण, सोकल सवर्ण लोग, सवर्ण मतलब कौन है, सवर्ण मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इन लोगों का जो पिल्ले है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। अब ये जैसे देखिए, आप एक वीडियो देख सकते हो, इनमें क्या बोल रहे हैं। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वो बोल रहे हैं कि यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है। क्योंकि यूजीसी का जो कानून है, इन लोगों का अभी बहुत तरीके से खटक रहा है। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि यूजीसी का जो काला कानून है, वो वापस लो, वापस लो, वापस लो बोल के उस कानून का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके रिवर्स में जो SC ST OBC वर्ग के लोग भी इनका वो भी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। एक दोस्त है, उनका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे का वजह क्या है,
वो लोग भी डिकोड कर रहे हैं। देखिए एक और वीडियो देख रहे हैं। तो यूजीसी बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। रियलिटी ये है कि उनको पता है कि वो भेदभाव करेंगे। दोस्तों, बात ये नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि इससे फेक केसेस बढ़ने वाले हैं। बात ये है कि उनको अपनी आदतें पता है। मान लीजिए कि किसी गांव में शराब बैन कर दी जाती है। सबसे पहले विरोध करने वाले कौन लोग होंगे? जो शराब पीते हैं, क्योंकि उनका नुकसान होगा। कोई वैसा इंसान खोज के देखो जो शराब नहीं पीता, बोलेगा अब मेरे ऊपर फेक केसेस लगेंगे। ये जो पूरा का पूरा फेक केस का नैरेटिव बनाया जाता है, कोई भी लॉ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। अंग्रेजों से हमने आजादी ली, आजादी का बहुत बार हम बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेज बोले कि भाई आजादी का गलत इस्तेमाल हो गया, इस वजह से आजादी कैंसिल करते हैं। लॉ इसलिए बनता है ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। और विरोध करने वाले इतना कॉन्फिडेंट होकर विरोध कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको पता है कि जो उनकी आदतें हैं वो भेदभाव के अंदर कंसीडर होंगी। ये भैया क्लियरली बोल रहे हैं कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद बदलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि खुद को बदलना क्यों नहीं चाहते हैं, वो भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे देखिए आप, इन लोगों का को क्यों बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का जो फॉल्स कास्ट प्राइड है, ये फॉल्स कास्ट प्राइड की वजह से ये लोग खुद को बदलना नहीं चाहते और अनेक बहाना बना रहे हैं। जैसे ये भैया बोल रहे हैं, देखिए क्या बहाना बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इससे डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। तो यूजीसी बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। रियलिटी ये है कि उनको पता है। वो बोल रहे हैं कि जैसे इसका मिसयूज होगा। वो लोग बोल रहे हैं जैसे जो जो एट्रोसिटी एक्ट है उसी तरीके से ये लोग भी इन लोगों के हिसाब से एट्रोसिटी एक्ट या पोक्सो एक्ट या दहेज प्रथा का जो एक्ट है, कुछ भी एक्ट क्या है, वो क्या होता है कि जैसे मिसयूज होने का चांस थोड़ा तो जो भी कानून में होता है, उसी को बहाना बोल के बोल रहे हैं कि इसका फेक न्यूज क्या है कि उसका भी मिसयूज हो सकता है। इसीलिए ये इसको सवर्ण बच्चों को लिए ये लोग खतरनाक कानून है, ऐसे बोलते हैं ये लोग। करेंगे। दोस्तों, बात ये नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि इससे फेक केसेस बढ़ने वाले हैं। बात ये है कि उनको अपनी आदतें पता है। मान लीजिए कि किसी गांव में शराब बैन कर दी जाती है। सबसे पहले विरोध करने वाले कौन लोग होंगे? जो शराब पीते हैं, क्योंकि उनका नुकसान होगा। कोई वैसा इंसान खोज के देखो जो शराब नहीं पीता, बोलेगा वो भैया बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जैसे कोई शराबबंदी की बात होगा तो फर्स्ट में कौन इसका विरोध करेगा? जो शराब से बेनिफिट लेने वाला विरोध करेगा। वैसे ही जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो कानून आएगा तो इसके विरुद्ध सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा? जो डिस्क्रिमिनेशन करता है शोषक सामंती वर्ग, वही करेगा। इनका मेरे ऊपर फेक सही केसेस बात है। लगेंगे। ये जो पूरा का पूरा फेक केस का नैरेटिव बनाया जाता है, कोई भी लॉ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। अंग्रेजों से हमने आजादी ली, आजादी का बहुत बार हम बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अंग्रेजों से इंडिया का आज़ादी हुआ, तो अगर अंग्रेज यही इनके लॉजिक लगाते, तो अगर हम लोग इंडिया को स्वतंत्र कर देंगे तो स्वतंत्र करने से इंडिया स्वतंत्रता का मिसयूज करेगा। वो हिसाब से करेगा तो क्या फिर इंडिया में स्वतंत्रता आता? ये तो नहीं है ना। कानून का मतलब क्या है, उसका प्रिंसिपली क्या है? उसको इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, वही चीज को उसको बोले कि भाई अंदर ही वो चीज को आजादी का गारंटी गलत कर। इस्तेमाल हो गया, इस वजह से आजादी कैंसिल करते हैं। लॉ इसलिए बनता है ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। और विरोध करने वाले इतना कॉन्फिडेंट होकर विरोध कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको पता है कि जो उनकी आदतें हैं वो भेदभाव के अंदर कंसीडर होंगी। जो बातें अभी वो कर पाते हैं, जैसे कि कॉपी में नाम देख के नंबर देना, जैसे पीएचडी में इंटरव्यू में नाम देख के नंबर देने वाले, ये नहीं बदल सकते वो। जैसे कि ये सामने केस आता है, जैसे जेएनयू जैसे एकदम है ना फेमस, वर्ल्ड फेमस जो यूनिवर्सिटी है, उसमें भी क्या करते हैं, सवर्ण जो द्रोणाचार्य बैठे हैं टीचर, वो लोग जैसे कि मुश्किल से 3 4 5 ऐसे ही देते हैं भाईवा में, ताकि SC ST OBC बच्चे का नंबर कट सके। इसलिए ऐसे कि वो लोग जैसे उनके दिमाग में जो कास्ट प्राइड है और जो प्रीजुडिशियस कास्ट का, उसकी वजह से वो लोग क्या है कि कभी भाईवा में नंबर काट देते हैं, कभी उन लोगों का जैसे एडमिशन में नॉट फाउंड सुइटेबल करके, जैसे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के जो भर्ती में भी वो लोग नॉट फाउंड सुटेबल करके आउट कर देते हैं। और वैसे ही जैसे PhD एडमिशन में भी वो लोग नॉट फाउंड सुटेबल ऐसे करके उन लोग विभिन्न बहानाबाजी करके उसके बदले में फिर क्या करते हैं, जो जनरल के बच्चे हैं
उनको वहाँ एडमिशन कर देते हैं और जागीर देते हैं। ऐसे ही जैसे उन लोगों को जब आँख में खटकता है तो उनका जैसे-तैसे करके हैरेस करना है, हॉस्टल में हो हैरेस करना हो या जैसे वर्बल तरीके से जैसे कोई लड़की है तो उसको कोटा से हो कि कोठे से हो, कितना वो उसको कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो, कुछ भी करना है वो हिसाब से वो लोग इसको करते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या है, ये खतरनाक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो इन लोगों का आदत हो जाता है दोस्तों, इसीलिए ये खतरनाक है। ये भैया उसके लिए ऐसे वो ही बोल चाहते रहे हैं कि कानून ही ना रहे। भाई जो कॉन्फिडेंस है ना वही दिखा रहा है कि कितनी प्रॉब्लम है। इनमें से कितने कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने रोहित वेमुला की मौत पे कुछ लिखने की कोशिश। हैं। अब हम जो ये भैया बोल रहे हैं जो रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं, रोहित वेमुला एक क्या था, एक पीएचडी स्कॉलर थे दोस्तों। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो क्या है कि एक पीएचडी स्कॉलर थे। और पीएचडी स्कॉलर तो वो थे ही, मगर वो एक चिंतक भी था। और उन्होंने जो स्ट्रक्चरल जो ने ही इनको हत्या किया है, क्योंकि उन्होंने जो मांग रखे थे वो अगर मान जाते, या जो स्मृति ईरानी उस टाइम की शिक्षा मंत्री थी, वो अगर इसको थोड़ा ध्यान देती तो वो बच सकते थे। और वो इन लोगों ने उनने एक चिट्ठी लिखा था लास्ट में मरने के टाइम में। वो कितना कितना देखिए ना, कितना भय दिल दहलाने वाला है। देखिए क्या लिखे है, आई ऑलवेज, ठीक है, वो क्या लिखते हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। वो राइटर होना चाहते थे, राइटर ऑफ साइंस लाइक कार्ल सेगन। वो उनका कार्ल सेगन वो उनका क्या है कि आइडल एक था, राइटर था। एट लास्ट दिस इज द ओनली लेटर आई एम गेटिंग टू राइट, मतलब अंत में ये मेरा चिट्ठी अंतिम होगा। लेट मी फ्यूनरल बी साइलेंट एंड स्मूथ। मेरा जो जब मैं वो सुसाइडल नोट है, जब मैं मरूंगा तो ये जो फ्यूनरल होगा वो साइलेंट एंड स्मूथ होना चाहिए। और बिहेव बिहेव लाइक आई जस्ट अपीयर्ड एंड गॉन। मैं जब आया और गया, कि कितना दिल दहलाने वाला बात है। देखिए ना वो क्या लिख रहे हैं। और वो लिखे, डू नॉट शेड टीयर्स फॉर मी, मेरे लिए वो आप लोग आंसू मत बहाना। नो दैट आई एम हैप्पी डिड दैट बीइंग अलाइव। अगर वो होगा तो मैं जिंदा रह, जैसे क्या ले, नो दैट आई एम हैप्पी डेड देन बीइंग लाइव, मैं जिंदा रहने से मरना खुशी रहूंगा। क्या लिख रहे हैं देखिए तो कितना खतरनाक। फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, माय गॉड। दलित सोशल एक्टिविस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला। ये रोहित वेमुला के केस में क्या है कि जब ये घटना हुआ तो कोई भी यूट्यूबर या मेनस्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल इसके बारे में चासो नहीं किया था दोस्तों। और एक और घटना हुआ था, ये पायल तडवी, जो एक मेडिकल डॉक्टर है, वो एमडी कर रही थी। वो डॉक्टर पायल तडवी, रेजिडेंट डॉक्टर एट BYN Nair Hospital at Mumbai, was forced to commit suicide due to caste-based institutional harassment and bullying by three upper caste senior doctors, merely for being an आदिवासी वुमन फ्रॉम भील मुस्लिम कम्युनिटी। वो आदिवासी लड़की थी, इसीलिए उन लोग थ्री अपर कास्ट लड़की उनका हैरेसमेंट करती थी। और इसी की वजह से वो क्या सहन नहीं सकी, और इसीलिए इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट एंड बुली बुली मतलब इंस्टीट्यूशनल मतलब उन्होंने बहुत जगह बहुत टाइम टीचर को, डिपार्टमेंट को और प्रिंसिपल को मेरे साथ ऐसा हो रहा है वो बोल रही थी, मगर वो किसी ने इसका संज्ञान में नहीं लिया, इसीलिए उसका मर्डर हुआ। वो रेजिस्ट इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, जो ये ऐसा ऐसा घटना चल रहा है दोस्तों। इसकी वजह से क्या है, यूजीसी ने ये नया कानून लेके आया है दोस्तों 2026। वो नया कानून में क्या चीज़ है, मैं आपको अब वो चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो नया कानून में क्या चीज़ है, जैसे यूजीसी ने लाया है, ठीक है, उस नया कानून में क्या चीज़ है आप देख सकते हो। ये नया कानून में बिल्कुल क्या चीज़ है, ठीक है। इस नया कानून में क्या चीज़ है देखिए, सॉरी, उसमें
एक्चुअली मैं ये नया कानून के बारे में आप देख सकते हैं, मैंने ये यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 और बीट फॉर इंक्लूजन और रिस्क ऑफ बायस एक्सप्लेन, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ये लाया है दोस्तों। इसमें क्या लिखा है कि जैसे मेन पूरा रेगुलेशन एम टू बी टू डू, उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। Objective clause set the tone for the entire framework. It seeks to eradicate discrimination only on specific ground like religion, race, caste, gender, place of birth and disability. ये कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो इंडियन ये राइट टू इक्वलिटी का जो बात करता है, इंडियन जो संविधान है, वो राइट टू इक्वलिटी में 15 नंबर का जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड जेंडर, वही चीज क्या है आप देख सकते हो, वही चीज ये लोग दोहरा रहे हैं, जैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेसेबिलिटी। देखिए, एंड इराडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, उस जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। द वर्ड only is significant as it confined the scope of regulation to discrimination based on specific identity grounds, excluding general grievance or academic disputes. At the time, the regulation explicitly pri- prioritized certain groups, including scheduled caste, scheduled tribe, EBC, मतलब OBC, EWS and पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज, मतलब जो जो एस टी एस टी ओ बी सी है, और गरीबी के आधार में, जाति के आधार में, धर्म के आधार में, और उसके बाद जो डिसेबिलिटी के आधार में जो जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनका तंज करना। जैसे कि कोई लड़की हुआ, जैसे पायल तड़वी जैसा कोई लड़की हुआ, तो ये लोग जैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप कोटे से हो कि कोटे से हो, ऐसे वाल का डेरोगेटरी वर्ड जो यूज करते हैं, ये मतलब उन लोगों ने कैटेगराइज भी किया है। 21 टाइप का जो लॉज है, उसको उन लोगों ने क्या है कि उसको उन लोगों ने माना है दोस्तों, ठीक है, उसी के हिसाब से वो लोग इसको मान रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसमें एक चीज और भी जैसे आप लोग देख सकते हो, इसमें ये भी है, हु डज इट अप्लाई टू, मतलब स्टूडेंट्स, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, मैनेजमेंट स्टाफ्स, अप्लाई अक्रॉस ऑल रिकॉग्नाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सबका सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये चीज़ लागू होने वाला है दोस्तों, ठीक है। हम शॉर्टकट में बात करेंगे, इसका कल परसों में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इसका एम ऑब्जेक्टिव हम बता दिया, हाउ द लॉ फ्रेम डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विटी, ठीक है। इक्विटी डेफिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें डेफिनेशन सेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, उसका डिफाइन करके रखा है। और व्हाट काउंट्स एज डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड, डिस्क्रिमिनेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, जैसे एक्सप्लिसिट एक्ट, इम्प्लिसिट बायस, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस and harm to dignity, intent not required to be overt। इसका पूर्ण रूप से किस किस को डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं उसका भी ये लोग क्लियरली बात किया है दोस्तों। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जब ये एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा, और 6 महीने में रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा यूजीसी को। एक एकदम पूरा सख्ती से लागू होने लो करने वाला है। जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर मस्ट हैव एन इक्विटी कमिटी, कौन अब कमिटी में कौन कौन रहेगा, क्या क्या रहने वाला, ये भी है देखिए। और व्हाट द लॉ ट्राइज टू डू वर्सेस व्हाट इट डज नॉट से, मतलब इसका मतलब उद्देश्य क्या है, प्रमोट इक्विटी है, नो फॉल्स कंप्लेंट कॉज, ना इसका इक्विटी प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब जो एस सी एस टी ओबीसी है, जो आर्टिकल 15 जो बात करता है, ठीक है, जो जैसे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल, उसके हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने का इसका इरादा है। और क्रिएटिंग
रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इस एक मैकेनिज्म बनाएंगे तो जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसा सुसाइडल टेंडेंसी को रोक सकते हैं। और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग भी करना पड़ेगा, तो उसका काउंसलिंग सेंटर भी बनाना पड़ेगा। मतलब नो फॉल्स कंप्लेंट कॉजेज, नो मेंटल एगोनी सेफगार्ड, नो कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म, ऐसा वाला एक चीज ये बनने वाला है। और को न्यू कैंपस स्ट्रक्चर, न्यू कैंपस स्ट्रक्चर में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा, इक्विटी कमिटी बनेगा, इक्विटी स्क्वायर्स बनेगा, इक्विटी एम्बेसडर बनेंगे और इक्विटी हेल्पलाइन बनेगा, ये हिसाब से बनेगा। और हाउ अ कंप्लेन मूव्स, मतलब कंप्लेन कैसे इसको जमीन में उतार उतार पाएंगे। कंप्लेन फाइल करेंगे, उसके बाद कमिटी मीट्स विद इन 24 आवर्स, को जो कमिटी बनता है उसको 24 घंटे में उसको संज्ञान में लेना है। रिपोर्ट इन 15 वर्किंग डेज and action on 7 working days in appeal to ombudsperson, मतलब टाइमलाइन आर फिक्स अंडर रेगुलेशन, ये इतना समय में एक खत्म करना पड़ेगा। और पेनिट्रेशन फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, बैरियर फ्रॉम यूजीसी स्कीम। अब क्या क्या होगा, तो पेनल्टी क्या क्या होगा, मतलब बेड फ्रॉम यूजीसी स्कीम, डिग्री प्रोग्राम, altered on online course, withdrawn और लॉस ऑफ यूजीसी रिकॉग्निशन। ये अगर दोषी निकला तो उन लोगों का ये सजा होगा। और वेयर कॉन्सर्न्स एराइज, कैसे कॉन्सर्न क्या क्या एराइज होगा, वाइड discretion to committees, academic decision can be contested and no interim confidentiality for accused and reputational impact not addressed and speed versus thoroughness dilemma, ये चीज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया दोस्तों। ये वाला यूजीसी का बना है, इसमें किसके बेस में बना है, ये बाकायदा संविधान का राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का जो है, जो समता का अधिकार जो है, उसी के आधार में ये चीज बना है दोस्तों। ठीक है, अब हमको दूसरा चीज बात करने वाला, हम अब दूसरा चीज बात करने वाले हैं दोस्तों। वो दूसरा चीज मतलब क्या है, जैसे इसका जो सवर्ण मानसिकता है, क्यों ये लोग ऐसे विरोध करने के लिए बावले हो रहे हैं, उसका पीछे का कारण क्या है। पीछे का कारण है ये कास्ट प्राइड है। ये कास्ट प्राइड कहाँ से आता है, इसका जेनेसिस क्या है, ओरिजिन क्या है, इसको भी हम लोग को बात करने का जरूरी है दोस्तों। एक इसका जेनेसिस है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसका जेनेसिस ये ही जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मणिकल जो डिवाइन लॉ आधारित जो सैंक्शन है, उनका जो धर्मशास्त्र सैंक्शन करता है, उसी के आधार में ये चीज बनता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, इसका जो यही मनुस्मृति जो अब जो मनुवादी जो विधान सिस्टम बनाता है, ये कास्ट प्राइड का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन आप लोग देख सकते हो। इसका ओरिजिन जो मैंने बता दिया आपको, पिरामिडल जो जो मनुस्मृति और जो वेद को मनुस्मृति प्लॉटिंग करता है, लेजिटिमाइट करता है। उसके बाद इनका जो SC/ST OBC के प्रति जो इनका जो दिमाग में जो प्रेजुडिस है, जो है का भावना है, जो उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये चीज इनका कहाँ से आता है, ये मनुस्मृति। देखिए ना, अगर वो नीची जाति का आदमी, नीति SC/ST OBC का आदमी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, 3 वर्णों का जाति उच्चारण करेगा, तो कटु वचन बोलेगा तो उसको जलती हुई 10 अंगुल लंबी लोहे का कील डाल देना। अगर उसको धर्म उपदेश देगा, मतलब आपका धर्म में खराबी है, इसको आप लोगों को रिफॉर्म करने पड़ेगा, ऐसे ऐसे बोलेगा तो मुख और कान में गर्म तेल डाल देंगे वो लोग। वो जो मनुस्मृति का जो मनोविधान, जो ये लोग है ना, अभी क्या करते हैं, संविधान को फाल के, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान को फाल के क्या कर चाहते हैं, मनुस्मृति आधारित मनोविधान चाहते हैं। मनोविधान का यही है दोस्तों, दारुण वचन बोलेंगे तो जीभ काट कर दंड कर देंगे, दंडित करने का बात कर रहा है मनुस्मृति। उसी हिसाब से आप देखिए, अगर शूद्र किसी अंग से द्विजित को मारे तो उसको अंगों को कटा देना है। जिस हाथ या पैर को उससे टच करेगा, तो ब्राह्मण को टच करेगा तो हाथ कटवा दे, पैर कटाने की बात कर रहा है। एक 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 आसन पर बैठे हुए शूद्र को, यही तो प्रॉब्लम इनका। अगर बराबरी में बैठेगा
तो उसको कमर को तपाए गए लोहे से दबा कर निकाल दे, दाग दबा कर, मतलब अगर साथ में बैठना नहीं है, इक्वलिटी इनका पसंद नहीं है, यही चीज इनका अभी जो यूनिवर्सिटी में भी यही चीज है। अगर ये कानून आएगा इक्विटी की बात करेगा, तो अगर वो साथ में बैठने का वो अधिकार वो प्राप्त कर लेगा, वो इक्विटी का अधिकार प्राप्त कर लेगा, तो इनको पेट में दर्द यहीं से आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इनके दिमाग में छोटे उम्र से ही ये चीज डाल दिया जाता है। जिस शूद्र यदि ब्राह्मण का अपमान थूक फेंके और करे तो दोनों ओट काट देना, मूत्र फेंके तो लिंग काट देना, ठीक है, और अभिमान से उसको पकड़ ले तो दोनों हाथ को काट देना। ये चीज सब इनका वहीं से आता है दोस्त, देखिए, ठीक है। अपने से श्रेष्ठ जाति वाले पुरुष के साथ संभोग करे तो ठीक, उसका कोई लेडीज को कुछ ना करना। अगर हिंद जाति वाले पुरुष अपने से श्रेष्ठ जाति वाली लड़की को अगर संभोग किया तो उसको लिंग छेदन कर देना, ताड़ देना, मार देना, बद के ऐसा लिखा है दोस्तों, देखिए। इन लोगों का इतना सब घृणा का माहौल कहाँ से आता है, यहीं से आता है। इसीलिए ये लोग SC ST OBC को, शूद्र और दलितों को साथ में नहीं चाहते। जैसे सेवक शूद्र के लिए उचित क्या क्या उच्छिष्ट अन्न आदि देना, मतलब सेवक शूद्र के लिए ब्राह्मण क्या देवे, जूठा खाना देना, पुराना वस्त्र देना, अन्नों की पुआल देना, पुराने खाट बर्तन देना, ये चीज है। और शूद्र को क्या करना है, यज्ञ विविध का अधिकार नहीं है, इसलिए ज्ञानवान का कुछ अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये वाला इनका इन्हें पूरा शूद्र शूद्र शूद्र, ठीक है, स्वर्ग तथा अस्वर्ग, जीविका जीविका दोनों के लिए ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण को सेवा करना पड़ेगा, वही उनका एकमात्र कर्म है दोस्तों, ठीक है। ब्राह्मण की सेवा द्वारा जीवन निर्वाह न हो तो फिर दूसरों का करो, ऐसा वाला एकदम ये पूरा घृणा से हुआ इनका। जो जेनेसिस, जो कास्ट प्राइड का जेनेसिस कहाँ से आता है, इनका जेनेसिस यहीं से आता है। इसीलिए जो क्रिस्टोफर जेफरलेट है, इसके बारे में लिखते हैं, देखिए देखिए ये वो जेफरलेट क्या लिखते हैं। वो क्रिस्टोफर जेफरलेट इनके बारे में क्या लिखते हैं, देखिए, ठीक है। इसमें लिखा है, ठीक है, इसमें वो जेफरलेट लिखते हैं कि जैसे Dalits are still victim of caste violence and atrocities in spite of very progressive laws. कानून तो प्रोग्रेसिव है, फिर भी ये लोग क्या है, दलित्स एंड स्टिल victims of caste violence and atrocities है, क्योंकि गैप बिटवीन द ऑफिशियल प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देयर वेरी लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये क्रिस्टोफर जेफरलेट ये कास्ट प्राइड बुक में बाकायदा लिख रहे हैं दोस्तों। इसमें बाकायदा कास्ट प्राइड में ये अपर कास्ट का आदमी है मनोज मित्तल जी, इनका पूरा चिरफाड़ कर रहे हैं दोस्तों। इन लोग देखिए, बैटल फॉर इक्वलिटी इन हिंदू इंडिया, मतलब ये समानता का लड़ाई का जो हिंदू इंडिया है उसी के बारे में ये उनका पोल खोल रहे हैं दोस्तों। इसमें बाकायदा चैप्टर देख सकते हैं आप लोग, जैसे अर्ली चैप्टर भी आप लोग, सॉरी, है ना, ये इसमें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये वाला। इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे कंटेंट में लीगल माइलस्टोन, द बैटल अगेंस्ट कास्ट, क्या क्या हुआ, पनिशमेंट क्या क्या देते थे लोअर कास्ट का, है ना। ये जैसे प्रियोजेरेटिव टू कवर ब्रेस्ट, जो नागिली का केस था, जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट टैक्स का बात है उसका बात, और द फाइट टू बर्न वुमन अलाइव, जिंदा जो महिला का जलाने का बात है। फर्स्ट लॉ अगेंस्ट कास्ट कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। दीज आर द शेड्स ऑफ ट्वाइस बॉर्न, जो जो आपने आपको क्या बोलते हैं, जो जनेऊधारी बोलते हैं ना, यज्ञोपवीत का बात करते हैं ना, जो क्या ट्वाइस बॉर्न की बात करते हैं, उनका कास्ट प्राइड यहीं से आता है। वेडिंग विदाउट अ ब्राह्मण, अब ये चीज़ जो है मैंने जो आपको खुद बताया, देखिए क्रिस्टोफर जेफरलेट के बारे में, वो यही है, दलित्स आर स्टिल विक्टिम ऑफ कास्ट वायलेंस एंड एट्रोसिटीज इन स्पाइट ऑफ वेरी प्रोग्रेसिव, ये वाला बात यहाँ है। मतलब इसका क्या है कि इसीलिए अब हमको क्या देखना पड़ेगा आप दोस्तों, जैसे ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, ठीक है। इन लोगों का जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, जो श्रमजीवी वर्ग और ये क्या है, जैसे ये श्रमजीवी वर्ग, देखिए ये सदियों से हजारों सालों से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ये चाहते हैं,
ताकि इनके नीचे दब के रहे। और दलितों को देखिए, ये इतना डिस्क्रिमिनेशन ये लोग एक करना चाहते हैं ताकि उन लोग इसी की इनके नीचे दबे तले रह सके, ताकि वो लोग, ठीक है, वो जो ब्राह्मण का जो है, एक इन लोग जो जो परजीवी वर्ग है, ठीक है, जो परजीवी वर्ग है, ये लोग उन लोगों का बराबर देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअली क्या है, जो श्रमदाता है और अन्नदाता है, श्रमजीवी और परजीवी बीच का लड़ाई है, उसी का जो जो यूजीसी का बिल का जो विरोध है, उसी का कंटिन्यूशन है दोस्तों। क्योंकि यूजीसी का कानून क्या है, यूजीसी का कानून क्या क्या चीज का बात करता है ना, ये चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जो यूजीसी का जो कानून है वो क्या बात करता है, देखिए, जो यूजीसी का कानून शिक्षा में एक समान मानक का बात करता है, निजी, धार्मिक और जाति आधारित संस्थानों पर नियमन निगरानी करने की बात करता है, और डिग्री, पाठ्यक्रम और नियुक्ति में भी मनमानी रोक लगाता है। यानी ज्ञान को निजी जागीर बनाने से जो द्रोणाचार्य बैठे हैं, उन लोगों के बच्चे और उन लोग द्रोणाचार्य जो है, इन लोगों से वो जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जो होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है दोस्तों। इसलिए मनुवाद और शिक्षा का ऐतिहासिक रिश्ता मैंने आपको बकायदा दिखाया है दोस्तों। मनुवाद और इसका क्या रिश्ता है मैंने खुद दिखाया अभी अभी आपको, ठीक है। जो मनुवादी जो है, ये क्या रिश्ता है और कैसे इन लोगों को ये चीज देता है, क्योंकि शिक्षा जन्माधारित अधिकार की बात करता है ये, ठीक है। जैसे शिक्षा को क्या बोलते हैं, ये जन्म आधारित अधिकार है दोस्तों, ठीक। शिक्षा देखिए, ब्राह्मण का अधिकार है, ज्ञान का सत्ता उनका अधिकार है, ज्ञान सत्ता का औजार है ज्ञान। और शूद्र अधिशूद्र का क्या है, शिक्षा से बाहर करना है। और हजारों सालों तक शिक्षा का लोकतांत्रिकरण नहीं किया और एकाधिकार इनका रहा है। अब जब कोई कानून इस एकाधिकार को तोड़ने की बात करता है तो इनका विरोध होना स्वाभाविक है दोस्तों। इसको हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देखना पड़ेगा। इसलिए विरोध का असली कारण धर्म नहीं है दोस्तों, ये इनका विरोध का कारण नियंत्रण है दोस्तों। ये लोग क्या है कि अपना ब्राह्मणवादी वर्चस्व, विशेषाधिकार, श्रेष्ठता, इम्यूनिटी इसका मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इसलिए स्वायत्तता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, परंपरा पर हमला है। स्वायत्तता खत्म हो जाएगी तो परंपरा पर हमला की बात करते हैं और मेरिट बर्बाद हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके रोना लगते हैं। और लेकिन सवाल ये कि किसकी स्वायत्तता, किसकी परंपरा, किसका मेरिट। असल डर ये है कि दलित, बहुजन, आदिवासी शिक्षा से में बराबरी से दाखिल होंगे तो इनका ज्ञान, सत्ता और औजार नहीं रहेगा, और ऑपरेसर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इनका डर एक्चुअली वही है दोस्तों। मतलब क्या है, ऑपरेस्ड, जो ऑपरेस्ड वाले लोग हैं, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड का जो द्वंद है, उसी से इन लोगों का घबराहट है। मतलब क्या है, जो ऐतिहासिक रूप में जो यूजीसी का कानून इसी का बरकरार है। यूजीसी का कानून का लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ठीक है। यूजीसी कानून को हम लोग को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये किसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये एक संरचना के खिलाफ है जो समानता से लाभ उठाते थे। मतलब जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो संरचना है उसके खिलाफ है दोस्तों। इसलिए ऑपरेसर इसे खतरा मानते हैं और ऑपरेस्ट इसे संभावना और आत्मसुरक्षा का अनुभूति मानते हैं। ये दोनों का टकराव है दोस्तों। ये ब्राह्मणवादी मनुवाद, जातिवादी लोग और सामाजिक न्यायवादी लोग, श्रमजीवी वर्सेस परजीवी का लड़ाई है दोस्तों। इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। और अंत में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि यूजीसी कानून अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि क्या शिक्षा सबके लिए होगी या कुछ लोगों की विरासत बनी रहेगी। ये मुख्य विषय यही है दोस्तों। जब भी कोई कानून बराबरी की दिशा में जाता है, मतलब जैसे इन लोगों ने क्या हुआ, जैसे SC/ST OBC का बात हुआ, गांधी के समय में पूना पैक्ट का बात हो, ये लोग सामने लाया। जब कम्युनल अवार्ड का बात हो रहा था, उसके बाद मंडल कमीशन हुआ, उस टाइम में भी इन लोगों ने विरोध किया। इसका मतलब जब भी कोई कानून बराबरी की दिशा में जाता है तो विरोध अपने आप सामने ये लोग खड़ा करते हैं। सोचिए, विरोध कानून का है या बराबरी का है, ये चीज लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों।
ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण तरीके से संज्ञान में लेना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई को सिर्फ सतही तरीके से देखेंगे तो ये फिर जिम क्रो जैसा ही बात हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे ये सेपरेट बॉडी इक्वल का बात करने लगेंगे। इसीलिए ये पूर्ण रूप से मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा शिक्षा की ओर से। और इसके लिए आप लोग जहाँ हो जो जोन देश का भी हो, आप लोग वॉइस रेज करिए। ये सोशल सामाजिक न्याय के खिलाफ जो ये लोग का वॉइस है उसको काउंटर करिए, डिकोड करिए, बोलिए, सड़क में उतरना है तो उतरिए और बोलते रहिए, जागते रहिए। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और ये हमारा फेसबुक में भी देख सकते हो और यूट्यूब में भी देख सकते हो। फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय संविधान, जय लोकतंत्र।